हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मैम हम सब बहुत बढ़िया है, लाइफ में सब एकदम बढ़िया चल रहा है। आप सबको मेरे क्वेश्चंस रट गए होंगे, है ना? कि मैम ये पूछेंगी, इसके बाद ये पूछेंगी, इसके बाद ये पूछेंगी और इसके बाद अपना भी आंसर बता देंगी, है ना? तो रट गया होगा। ठीक है जी, मैं थोड़ा सा इसको चेंज कर लूँगी। कुछ बच्चों का ये भी प्रॉब्लम होगा ना कि मैम सेम 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 लाइन क्यों रिपीट कर देते हो, थोड़ा सा डिफरेंट बोला करो। ठीक है जी, अब उन बच्चों के लिए थोड़ा सा चेंज करके कुछ बढ़िया बोल दूंगी। ठीक है जी, अब पढ़ाई पे ध्यान लगा लें क्या? जी मैम, अब बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान लगवा दो। आज तो पढ़ा दो बढ़िया सा कुछ। आज देखो क्या होगा, आज रजिस्ट्रेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, आज रजिस्ट्रेशन का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चैप्टर मैं हर चैप्टर से थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रही हूँ। आप सब जानते हो कि रीज़न क्या है। जब बेस बिल्डिंग क्लास कराई थी तो उस क्लास में इस चैप्टर को बहुत डिटेल में विद एन एग्जाम्पल मैंने लिया था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर डिटेल में नहीं लिया। सारे एग्जाम्पल, एक एक एग्जाम्पल यहाँ भी उठाए हैं, बस उनको बहुत फास्ट फास्ट बोला है। पहले एक बात को 4 बार बोला होगा, तो अब एक बात को 1 बार बोला है, पर बोली सारी बातें हैं। ठीक है जी, सारी बातें विद लॉजिकली समझाई हैं। चलिए तो देखिए, ये जो उत्तम नगर वाले स्टूडेंट्स जितने भी थे, मेरे उत्तम नगर सेंटर वाले, टॉपर्स ब्रांच के उत्तम नगर सेंटर वाले जो भी स्टूडेंट्स क्लासेस कर रहे थे जीएसटी की, उनका जीएसटी आज खत्म हो जाएगा। उनका जीएसटी आज खत्म हो जाएगा, उनका कोई भी टॉपिक नहीं बचा। ठीक है जी। अब ये जो लक्ष्मी नगर वाले बच्चे थे, लक्ष्मी नगर में टॉपर्स ब्रांच के जो बच्चे थे, वो बच्चे जो सीएमए वाले स्टूडेंट थे, वो बच्चे सुनो, अभी उनका जीएसटी खत्म नहीं हुआ है। सीएमए वालों बच्चों का जीएसटी नहीं खत्म हुआ है। इंटरमीडिएट वाले बच्चे, लेकिन सिर्फ उत्तम नगर की ब्रांच वाले बच्चों का जीएसटी खत्म होगा। बाकी जो अदर बच्चे हैं उनका नहीं खत्म हुआ है। सिर्फ मैं उत्तम नगर का स्पेसिफिकली बार बार बोल रही हूँ। अदर बच्चों को क्लास करनी है, लक्ष्मी नगर वालों को क्लास करनी है, बाकी जितने भी सेंटर्स के बच्चे हैं सबको क्लास करनी है। ठीक है जी। जी मैम, बिल्कुल सही बात। सीएमए वाले बच्चों अब आप सुनो, सीएमए इंटरमीडिएट वाले बच्चों आप सुनो, आपके थोड़े से चैप्टर आईपीसीसी से ज़्यादा हैं। इंटरमीडिएट का सिलेबस तो आज खत्म हो गया, ठीक है जी, लेकिन सीएमए वाले बच्चों आपके जो थोड़े से चैप्टर्स हैं वो ज़्यादा हैं, तो अब हम उन चैप्टर्स की बातें करेंगे। अच्छा सुनो, जो बच्चों को स्टार्टिंग की 10 क्लास नहीं मिली तो वो 10 क्लास टॉपर्स ऐप पे अवेलेबल है। उसमें से जो चैप्टर्स वाली क्लासेस थी, जैसे सप्लाई का चैप्टर रहता है और आरसीएम का चैप्टर रहता था, वो भी मैंने डाल दिया है यूट्यूब पे। डेली बेसिस पे डालती हूँ, आप कर लेना, उसको खत्म कर देना। ठीक है जी। आईपीसीसी वाले बच्चों को तो खैर करना नहीं है, उनका तो वो मैंने करा ही दिया, खत्म ही हो गया। सीएमए स्टूडेंट्स जो कि न्यू एडमिशन बच्चे थे, वो 2-3 चैप्टर्स कर लें। अभी मैं उसमें से कितने चैप्टर डाल चुकी हूँ सुनो, अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक डाला है, कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, जो तो जिसका कंपोजिशन स्कीम नहीं हुआ हो प्लीज़ वो उसको कर ले, मैंने क्लास डाल दी है। कंपोजिशन स्कीम के बाद आरसीएम डाल दूंगी। आरसीएम डालने के बाद क्या डालूंगी, एग्जामिशन मैं खुद कराऊंगी, अभी कराऊंगी, उसमें पहले की रिकॉर्डिंग नहीं दूंगी। बस सिर्फ 2 ही टॉपिक की रिकॉर्डिंग दी है, जो कि आपके साथ मैंने फेस टू फेस क्लास में की थी, वही रिकॉर्डिंग डाली है। ठीक है जी, कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं है, बिल्कुल करंट बैच की, इसी वाले बैच की रिकॉर्डिंग डाली है। ठीक है जी मैम, तो बस 2 टॉपिक आप वहां से कर लीजिए। एग्जामिशन का टॉपिक हमने वहाँ पर नहीं किया था, लॉकडाउन लग गया था, तो वो हमने अपनी यूट्यूब वाली क्लासेस में किया है। चलिए, ये थोड़ा सा मैंने हिंट दिया था। बाकी अब इंटरमीडिएट वाले बच्चों का जीएसटी खत्म हो जाएगा, उनका बस इनकम टैक्स अभी चलता रहेगा। चलिए, अब मैं बढ़ जाती हूँ। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। सीएमए वाले बच्चों एक बात और सुन लो, अभी क्या होगा, जीएसटी में आपके कुछ टॉपिक्स बचे हैं, जैसे कि एक प्लेस ऑफ सप्लाई का कराऊंगी, एग्जामिशन का चैप्टर आपका मुझे कराना है, गुड्स की एग्जामिशन, सर्विस की एग्जामिशन करानी है। ये 2 मेजर टॉपिक्स आपके रहते हैं। इसके बाद आपका भी कस्टम एक्ट शुरू हो जाएगा। क्या शुरू हो जाएगा? कस्टम एक्ट। चलिए, तो अब आपको समझ आ गया होगा। कस्टम एक्ट आपका बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, 6-7 लेक्चर्स लगेंगे, कस्टम एक्ट आपका खत्म हो जाएगा। चलिए, अब हम करते हैं रजिस्ट्रेशन। तो जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे तो कल की क्लास में हमने सेक्शन नंबर 22 किया था, 23 किया था, 24 किया था एंड 25 किया था। ये 4 सेक्शन हमने खत्म कर लिए थे लास्ट क्लास में। सेक्शन नंबर 22, 23, 24, 25 करने के बाद अब कौन सा बचा? 26, 27, 28, 29, 30। 5 सेक्शंस बचे जो कि आज की क्लास में होंगे। लेकिन कराने से पहले एज यूजुअल हम क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। रिवीजन ही तो एक की है पास होने की, एग्जामिनेशन लाने की, ऑल इंडिया हाईएस्ट मार्क्स लाने की, हर चीज की है रिवीजन।
चलो, तो सुनिए मेरी बात। सबसे पहले आ जाता है रजिस्ट्रेशन की बात। रजिस्ट्रेशन में हमने किया था कि एक पर्सन को जो रजिस्ट्रेशन लेना होता है वो पेन के बेसिस पर मिलता है, पेन वाइज ही वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हैं। फिर मैंने बताया था कि जो रजिस्ट्रेशन होता है वो उस स्टेट से लोगे जिस स्टेट से आप सप्लाई दे रहे हो, दैट मीन्स ओरिजिन स्टेट में आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। जब आप एक जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन ले लेते हो तो फिर आप जीएसटी कलेक्ट करना शुरू कर देते हो अपने कस्टमर से, और आईटीसी भी अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इतनी बातें मैंने आपको कुछ बताई थी सिंपल सी। फिर मैंने कहा था कि जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आप अप्लाई करोगे तो आपको एक यूनिक नंबर मिल जाएगा, वो यूनिक नंबर आपका जीएसटीएन नंबर कहलाएगा। फिर इतनी बात बताने के बाद मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो रजिस्ट्रेशन होता है उस स्टेट में मिलता है जैसे स्टेट में से आप सर्विसेज दे रहे हो, गुड्स दे रहे हो, ओरिजिन स्टेट में मिलता है। ये बात तो जस्ट अभी बताई। मैम अगर हम चाहें तो क्या हम एक ही स्टेट के अंदर एक से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? एक ही स्टेट के अंदर हमारी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, तो क्या हम हर ब्रांचेस के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हो, ये आपके पास एक ऑप्शन है। मैम अगर हम चाहें कि सिर्फ हमें एक रजिस्ट्रेशन लेना है तो हम एक रजिस्ट्रेशन लेके काम चला सकते हैं? जी बिल्कुल चला सकते हो। उस केस में एक पर्टिकुलर प्लेस ऑफ बिजनेस को तो आप अपना हेड ऑफिस दिखा देना, बाकी जितने भी प्लेस ऑफ इस बिजनेस है आपके विद इन स्टेट उन सबको क्या दिखा देना? एज अ ब्रांच ऑफिस। ये वाली बातें बताई थी आपको। फिर आपको मैंने बताया था कि आपको सीजीएसटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, एसजीएसटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, यूटीजीएसटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना, आईजीएसटी के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। आपको सिर्फ एक कॉमन रजिस्ट्रेशन लेना है, वो ही रजिस्ट्रेशन हर जगह एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी। फिर ये एडवांटेजेस बताई थी कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के क्या क्या फायदे हैं। होमवर्क नहीं दे दिया था, कुछ नहीं था, बच्चा वाली बातें थी, बच्चों वाली। तो मैंने कहा था कि पढ़ लेना, होमवर्क में बस मीनिंग समझा दिया था कि अरे अब तो आपको जीएसटी कलेक्ट करने का राइट मिल गया, अब तो आपको आईटीसी क्लेम करने का राइट मिल गया, अरे अब तो आपको आपके कस्टमर का आपके ऊपर ट्रस्ट बढ़ गया। ऐसी ऐसी बातें थी एकदम। चलिए, इतनी सी बात करने के बाद हमने क्या किया था, मैंने आपको बोला था कि कई सारे रीजंस आएंगे जिसकी वजह से आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लोगे। जैसे कि आपकी टर्नओवर की जो लिमिट होगी, जो क्रॉस थ्रेशोल्ड लिमिट होगी, अगर वो लिमिट आपके बिजनेस क्रॉस कर चुके हैं, आपका बिजनेस ने उस लिमिट को क्रॉस कर दिया है, तो फिर अंडर सेक्शन 22 आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपल्सरी है। अगर आपने पर्टिकुलर टर्नओवर को क्रॉस कर दिया है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और वो टर्नओवर कितनी थी वो हमने याद की थी, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट हुआ करती थी। 10, 20, 40, 10 लाख किसके लिए थी? 4 स्टेट्स के लिए। नागमणि तेरा पूरा मजा, नाग बोले तो नागालैंड, नाग मनी बोले तो मणिपुर, तेरा पूरा त्रिपुरा, मजा मिजोरम। ठीक है जी मैम। इन 4 स्टेट के लिए लिमिट थी 10 लाख रुपए, चाहे आप गुड्स में डील करो चाहे आप सर्विसेज में डील करो, लिमिट आपकी 10 लाख ही रहेगी। ठीक है मैम, टर्नओवर की लिमिट देख रहे हैं ना? जी हाँ। उसके बाद उत्पम्स याद किए थे, 6 स्टेट और याद किए थे। उत्तराखंड याद किया था, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उत्पम्स। तेलंगाना याद किया था, तेलंगाना उत्पम्स। पी बोले तो पांडुचेरी याद किया था, उत्पम्स। एम बोले तो मेघालय याद किया था, पम्स। एस बोले तो सिक्किम याद किया था। याद आ रही है बात की नहीं आ रही है? जी मैम याद आ रही है। एक छूट गया था शायद, उत्पम्स ए छूट गया था अंदर से, अरुणाचल प्रदेश। तो ये सारे हमने वर्ष याद किए थे। इन 6 स्टेट के लिए लिमिट थी 20 लाख, चाहे आप गुड्स में डीलिंग करो चाहे आप सर्विस में डीलिंग करो। फिर हमने पढ़े थे बाकी के जो भी 27 स्टेट्स और यूटीज बचे हुए हैं उन सब के लिए अगर लिमिट होगी 20-40, डिपेंड करता है कि आप किस चीज में डील कर रहे हो। अगर आप पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिकली गुड्स के डीलर हो तो लिमिट क्या रहेगी बताइए? 40 लाख। लेकिन आप सर्विस पे कर रहे हो तो कितना रहेगा? 20 लाख। गुड सर्विस दोनों में कर रहे हो तो 20 लाख। लेकिन अगर आप आइसक्रीम, तंबाकू और बताइए पान मसाला के मैन्युफैक्चरर हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में मैम लिमिट हो जाएगी हमारी, डिपेंड करेगा कि किस स्टेट में बिजनेस चल रहा है। अगर इन 4 स्टेट में हम आइसक्रीम, पान मसाला, तंबाकू का बिजनेस कर रहे हैं तो लिमिट 10 लाख, इनमें कर रहे हैं तो 20 लाख, और यहाँ पर भी लिमिट 20 लाख है। इतना कराने के बाद मैंने आपको बताया था कि जो टर्नओवर का एग्रीगेट कर रहे हैं, टर्नओवर का क्या मतलब है? तो टर्नओवर का मतलब है कि ऑल इंडिया में जितनी भी आपकी बिजनेस चल रहे हैं उन सभी की टर्नओवर लोगे। मैम क्या हम एग्जेम्प्टेड भी लेंगे? जी हाँ। नॉन टैक्सेबल? जी हाँ। टैक्सेबल? जी हाँ। जीरो रेटेड? जी हाँ। सारी टर्नओवर, सारी सप्लाई का क्लब कर देना
इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेस है उनसे होने वाली जितनी भी सप्लाईज है सबका कलेक्ट कर देना एक ही पैन के अंदर। एक ही पैन के अंदर जितनी भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हो इंडिया के अंदर सबको ऐड कर दो, वही आपकी एग्रीगेट टर्नओवर बन जाएगी। एग्रीगेट टर्नओवर निकालते टाइम आप कभी भी इनवर्ड सप्लाई को ऐड नहीं करते थे, क्योंकि इनवर्ड सप्लाई आपकी सेल नहीं होती, परचेज होती है। और आप क्या ऐड नहीं करते थे, ये सभी जीएसटी वाले टैक्सेस एंड जीएसटी वाले सेसेस भी आप ऐड नहीं करते थे। इतना करने के बाद हमने आपको सिखाया था कि अगर कोई प्रिंसिपल और एजेंट प्रिंसिपल के बिहाफ पर काम कर रहा है तो एजेंट के द्वारा जितनी भी ट्रांजैक्शन की गई हैं वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे की गई हैं, वो प्रिंसिपल की टर्नओवर का पार्ट तो बनेगी ही बनेगी, एज वेल एज वो एजेंट की टर्नओवर का पार्ट भी बनेगी। इतनी बातें करने के बाद आपको बताया गया था, क्या बताया गया था मैम, कि अगर ये तो कटवा दिया था माइग्रेशन वाले केस पे, जो नहीं लगाएंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, पढ़ेंगे। अमलगमीशन डीमर्जर का केस हुआ है तो फिर क्या होगा, जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला उनको भी रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। अगर किसी ने अपना बिजनेस ट्रांसफर किया है तो सामने वाले को अपना जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर मैंने आपको क्या बताया था, बताइए, कुछ बेसिक बातें और बताई थी सेक्शन नंबर 24 को स्टार्ट करने से पहले। मैम याद तो आ रहा है, देखो जब लॉ की डिटेल स्टडी करते हैं ना तब वो क्रक्स निकलते हैं। वो क्रक्स आपको सीधे सीधे यहाँ लिखे नहीं मिल जाएंगे, वो क्रक्स निकलते हैं जो मैंने आपसे लिखवाई भी थी लाइन्स। चलो बताइए, मैं बताती हूँ, आप तो बताओगे नहीं। एक लाइन हमने पढ़ी थी कि जो लिमिट है वो 10, 20, 40 है, लेकिन अगर आप वेरियस स्टेट्स में बिजनेस कर रहे हो और आपका कोई स्टेट उत्पम या फिर नागमनी वाले स्टेट्स में फॉल कर रहा है तो बाकी सबकी जो लिमिट होगी वो लोअर लिमिट तक रिड्यूस हो जाएगी। यस और नो? जी मैम सही बात। एक केस और बताया था कि आप सब जानते हो एग्जेम्प्टेड नॉन टैक्सेबल सप्लाई के लिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना होता, ऐसा सेक्शन नंबर 23 में लिखा था। लेकिन आप टैक्सेबल भी दे रहे हो साथ ही साथ एग्जाम्प्ट भी दे रहे हो तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना होगा। लेकिन आप किसी बहुत सारी जो आपकी ब्रांचेस है उनमें से एक ब्रांच आपकी नागमनी या उत्पम में फॉल कर रही है और वहां से आप नॉन टैक्सेबल सप्लाई दे रहे हो, एग्जाम सप्लाई दे रहे हो, दैट मीन्स वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। तो अब आपकी लिमिट जो अदर स्टेट्स है उनकी लिमिट को रिड्यूस्ड नहीं किया जाएगा। ठीक है जी, जी मैम सही बात। इसके बाद हमने क्या किया था बताइए, इसके बाद हमने किया था सेक्शन नंबर 24। सेक्शन नंबर 24 में हमने क्या पढ़ा था कि कुछ सिचुएशंस पढ़ी थी जहां पर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा था। किस किस को लेना पड़ा था मैम? जो इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहे थे उनको लेना पड़ा था। क्या इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज को लेना था? नो मैम, उनके लिए तो ना एक्सप्लेनेशन में लिमिट लग रही थी 20 लाख की। एक केस और अब आपको पढ़ाऊंगी, कल नहीं पढ़ाया था ये वाला। अगर ये कल लाइन मेरे से स्किप हो गई थी, ध्यान नहीं गया था, अभी गया कि इस लाइन पर डॉट नहीं है, फिर मुझे याद आया कि मैंने ये वाली लाइन कल आपको नहीं कराई थी। कभी कभी कोई लाइन रह जाती है गलती से, बट इट डजंट मीन्स कि वो हमेशा रह जाएगी। कल रह गई थी, आज पकड़ में आ गई, आज नहीं रहने देंगे, आज इसको दिमाग में बिठा लेंगे। आप सबको क्या पता लगा था कि जब भी कोई भी इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होती है, जैसे कि दिल्ली से हरियाणा में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है कि नहीं बताइए। जी मैम, ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन, और जब भी ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट होती है तो उस केस में क्या होता है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी होता है अगर गुड्स हैं तो। लेकिन अगर सर्विस है तो फिर आपको क्या मिल जाएगी, एग्जामिशन मिल जाएगी। 20 लाख रुपए तक की टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन मत लीजिए। लेकिन गुड्स है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। लेकिन अगर ये गुड्स हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, कैसे गुड्स हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, जो हाथ से बनाए जाते हैं, हैंडीक्राफ्ट गुड्स हैं, और हैंडीक्राफ्ट गुड्स दिल्ली से हरियाणा में जा रहे हैं, दैट मीन्स इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उस केस में भी आपके लिए रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी नहीं है। 20 लाख रुपए तक की आपको छूट है। ठीक है जी, बात समझ आई कि नहीं आई? जी मैम आई। वो डिपेंड करेगा 20 लाख 10 लाख, जिस स्टेट में काम कर रहे हो उस स्टेट के अकॉर्डिंग छूट मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, एनआरटीपी को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। ऐसे रेसिपिएंट जो आरसीएम के अंडर फॉल कर रहे हैं उनको मैंडेटरीली लेना पड़ता था। ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था, एनआरटीपी को लेना पड़ता था। 3 केसेस मैंने यहाँ पर और लिखवाए थे जो कि ये सीएमए वाले बच्चों को माइंड में रखने थे। ऑइडा, टीडीएस एंड टीसीएस वालों को भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था।
चलिए, फिर मैंने आपको बताया था कुछ ऐसे केसेस जहां पर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। कौन कौन से ऐसे केसेस थे? एक तो कल्चर का केस था, अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चरिस्ट है तो नहीं लेगा, और अगर वो पर्सन होली एग्जाम्प्ट नॉन टैक्सेबल सप्लाईज दे रहे हैं तब भी उनको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। फिर प्रोसीजर बताया था कि इसमें आपको जीएसटी REC 01 फॉर्म भरना पड़ता है, लेकिन अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तब भी आपको जीएसटी REC 01 फॉर्म भरना पड़ेगा, है ना। अगर आप नॉर्मल पर्सन हो, जीएसटी में अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई आपको विद इन 30 डेज करना पड़ेगा। जिस दिन आपकी टर्नओवर एक थ्रेश से क्रॉस कर गई उससे 30 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर देते हो तो फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आता है वो कब से आता है मैम? वो आता है रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब कि जिस दिन आपकी जो टर्नओवर है वो एक थ्रेश को क्रॉस कर गई उस दिन से माना जाएगा कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। लेकिन अगर आप 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई नहीं करोगे तो फिर जो आपका रजिस्ट्रेशन इफेक्ट में आएगा वो कब से आएगा? प्रोस्पेक्टिवली आएगा, मतलब कि जिस दिन आपको आरसी ग्रांट की जाएगी उस दिन माना जाएगा आप जीएसटी में रजिस्टर्ड हुए हो। ठीक है जी। लेकिन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को ये रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले लेना पड़ता है, एडवांस में लेना पड़ता है, बिजनेस कमेंस होने से 5 दिन पहले लेना पड़ता है एटलीस्ट। ठीक है जी। इतनी बात करी। फिर एक कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर आप कोई सप्लाई कर रहे हो, और सप्लाई आप कहाँ पर कर रहे हो? सप्लाई आप कर रहे हो TWI में। तो जब आप TWI में सप्लाई कर रहे हो तो आप रजिस्ट्रेशन किस स्टेट में लो? तो इस TWI के नियरेस्ट जो भी स्टेट होगा, ये बेस लाइन के नियरेस्ट जो भी स्टेट होगा वहीं पर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। SEZ का केस बताया था। SEZ के लिए हमेशा सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ये चीज़ें मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन ले सकते हो? वॉलेंट्रीली? जी बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन एक बार आपने वॉलेंट्री ले लिया तो आप क्या रिटर्न भी वॉलेंट्री फाइल करोगे? नो, फिर आपको रिटर्न तो कंपलसरी फाइल करनी ही पड़ेगी। डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के बारे में बताया था कि एक ही पैन पर जब एक से ज़्यादा पर्सन रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो वो सभी ब्रांचेज आपस में क्या कहलाती हैं? डीम्ड डिस्ट्रिक्ट कहलाती हैं। इतनी बात मैंने आपको करा दी थी। फिर प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन कराया था कि REC 01 के 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 01, पार्ट 02, पार्ट ए, पार्ट 2, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। जी मैम 2 पार्ट होते हैं। तो पार्ट ए में बेसिक डिटेल्स डाली जाती है, लाइक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेम, ऐसी चीज़ें डाली जाएंगी। पार्ट बी में जो डिटेल डाली जाती है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिटेल होती है, लाइक उसमें आपको फोटोज अटैच करना होता है, ID प्रूफ अटैच करना होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल अटैच करना होता है, अगर आपने बिल्डिंग को रेंट पर लिया है तो आपको रेंट अग्रीमेंट अटैच करना होता है। पार्ट बी के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं। फिर आप ये फॉर्म फिल करते हो, फिर आप ये फॉर्म सबमिट कर देते हो। अगर डिपार्टमेंट आपसे सेटिस्फाई होता है तो 3 दिन के अंदर अंदर आपको RC दे देता है। नहीं सेटिस्फाई होता तो फिर आपको रीजंस बताता है। फिर क्या कहता है कि चलो अब आप उन रीजंस को सही करो, वो जो गलतियां आपने की उनको सही करो। आपको 7 दिन मिल जाते हैं, 7 दिन में आप अपनी गलती सही करोगे, देन अगेन आप डिपार्टमेंट को रिप्लाई करोगे। फिर रिप्लाई करोगे तो डिपार्टमेंट देखेगा अच्छा जो आपने गलती की थी वो गलती अब आपने सुधारी की नहीं, अगर सुधारी होगी तो फिर डिपार्टमेंट आपको RC दे देगा, नहीं सुधारी होगी तो नहीं देगा। ठीक है जी, ये बात की थी। चलो, इतनी बातें हम सब कर चुके थे। इसके बाद हमको स्टार्ट करना था सेक्शन नंबर 26। लेकिन 26 स्टार्ट करने से पहले एक बात और देख लो। मैंने ये वाली बात बताई थी, जब आपको RC मिल जाता है तो उसको आपको नेम बोर्ड पर डिस्क्लोज करना होता है, आपको बिजनेस के नेम बोर्ड पर डिस्क्लोज करना होता है। ये वाली बात देख लो। जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जिसको GSTN नंबर, GSTN बोलते हैं, GSTN नंबर जिसको बोला जाता है, ये जो नंबर होता है ये कितने का होता है? 15 डिजिट का होता है। जब भी आप अपना GST REC 01 फॉर्म फिल कर देते हो तो आपको एक नंबर मिलता है, ये नंबर होता है 15 डिजिट का। अब इसमें 15 डिजिट्स होते हैं, देखो मैं करके बताती हूँ यहाँ पर, जनरल नॉलेज के लिए समझ लेना। एग्जाम में MCQ बनेगा तो बनेगा, वरना इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है जी, 15 डिजिट हमारे हो गए कि नहीं हुए? जी मैम हो गए। आप देखो इन्होंने क्या कहा कि ये जो पहले 2 डिजिट होते हैं, ये पहले 2 डिजिट स्टेट का कोड होता है। क्या होता है? स्टेट का कोड होता है। हर स्टेट का अपना कोड होता है, अपने डाली का एक कोड है, हर स्टेट का एक कोड होता है, 2 डिजिट का कोड होता है। तो पहले 2 डिजिट हमेशा स्टेट कोड होते हैं। नेक्स्ट 10 डिजिट क्या होते हैं? पैन होते हैं। 2 4 6 2 8 2 10,
ये जो डिजिट आ रहे हैं ये क्या होंगे, ये पैन नंबर होगा। पैन नंबर 10 डिजिट का होता है, ये एक पर्सन का पैन नंबर होता है। मैं आपको बता रही हूँ कि जीएसटीएन नंबर कैसे बनता है। जीएसटीएन नंबर में 2 डिजिट स्टेट कोड के होते हैं, अगले 10 डिजिट आपका पैन नंबर होता है, नेक्स्ट 2 डिजिट एंटिटी कोड होते हैं। ये एंटिटी कोड होते हैं, एंटिटी कोड होते हैं मैम, मतलब समझ नहीं आया। बेसिकली ये होता है कि आपने अगर देखो पहली अपनी यूनिट रजिस्टर्ड कराई तो ये 0 बनाएगा, आपने दूसरी ब्रांच इस पैन पर रजिस्टर्ड कराई तो ये 02 आ जाता है, अगर आपने थर्ड ब्रांच रजिस्टर्ड कराई तो ये 03 हो जाएगा, अगर आपने एक और ब्रांच रजिस्टर्ड कराई तो ये 04 हो जाएगा। इस तरह से ये डिजिट्स होते हैं 2, जो कि आपको बताते हैं कि आपकी कितनी ब्रांचेस रजिस्टर्ड हो रही हैं। ब्रांचेस जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी ये 2 डिजिट भी बढ़ते जाएंगे। जो लास्ट डिजिट होता है ये आज तक किसी को नहीं समझ आया कि ये कहाँ से आता है। बेसिकली ये सिस्टम जनरेटेड डिजिट होता है। क्या होता है, सिस्टम जनरेटेड डिजिट होता है। उन्होंने इसको में ऐसा क्या मतलब इसके अंदर क्या ऐसी कोडिंग लगा रखी है, क्या ऐसा फीचर डाल रखा है कि ये डिजिट अपने आप सिस्टम से जनरेट होता है, सिस्टम के द्वारा आता है। इस वाले डिजिट का कोई लॉजिक नहीं है। अगर इस वाले डिजिट का लॉजिक पता होगा तो हर कोई अपना जीएसटीएन नंबर खुद से ही नहीं बना लेगा क्या? जी मैम। चलिए नेक्स्ट, अब आइए सेक्शन नंबर 26 पर, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में हमने 1 मिनट लगा दिए रिवीजन में, बट रिवीजन ही है जिसने आपको लास्ट क्लास का कॉन्फिडेंस दिला दिया। अब आप कॉन्फिडेंट हो कि नहीं? जी मैम, अब हम कॉन्फिडेंट हैं। सेक्शन नंबर 26 ये क्या है, डीम्ड रजिस्ट्रेशन का है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है वो कॉमन होता है। अगर आप सीजीएसटी के लिए लोगे, सीजीएसटी में रजिस्टर्ड करोगे तो क्या आपको एसजीएसटी में अलग करना पड़ेगा, यूटीजीएसटी में अलग करना पड़ेगा, आईजीएसटी में अलग करने पड़ेगा? जी नहीं। अगर आप जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन लेते हो तो ऐसा मान लिया जाता है, ये डीम्ड कर लिया जाता है कि अब आप सीजीएसटी में भी रजिस्टर्ड हो, एसजीएसटी में भी रजिस्टर्ड हो, यूटीजीएसटी में भी रजिस्टर्ड हो और आईजीएसटी में भी अब आप रजिस्टर्ड हो, ऐसा खुद से डीम्ड कर लिया जाता है। अब देखो, अगर मान लो सीजीएसटी में से आपने रजिस्ट्रेशन अपना कैंसिल किया, आपका डिपार्टमेंट, सीजीएसटी डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया, आपने नहीं किया, अभी मैं डिपार्टमेंट की बात कर रही हूँ। डिपार्टमेंट ने देखा आप सीजीएसटी टैक्स अच्छे से नहीं भर रहे थे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर लिया, तो क्या एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी भी आपका कैंसिल मान लिया जाएगा? जी हाँ, ये डीम्ड कर लिया जाएगा कि अब आप एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी तीनों में से किसी में भी रजिस्टर्ड नहीं हो। मतलब कि एक में रजिस्ट्रेशन तो सब में रजिस्ट्रेशन, एक में कैंसिलेशन तो सब में कैंसिलेशन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इफ अ सप्लायर takes a registration under one act, it shall be deemed that the registration has also been obtained under the other act and vice versa। ये बोल रहे हैं कि अगर सप्लायर एक एक्ट में रजिस्ट्रेशन ले ले तो ऐसा मान लिया जाएगा उसने अदर में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया है, उसने अदर में भी रजिस्ट्रेशन ले लिया है। Even otherwise, the registration may be taken on the common portal and is based on the PAN number. Hence, the registration will remain common across various acts। ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक में ले लिया तो ऐसा मान लिया जाएगा कि सब में आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया है। However, if registration is rejected under central tax and then the rejection will be treated as if registration has not been obtained under any act। तो ऐसा मान लिया जाएगा अगर एक जगह कैंसिल है तो अब आप कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं हो। नेक्स्ट, इफ एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन हैज बीन रिजेक्टेड अंडर एसजीएसटी, यूटीजीएसटी एक्ट, देन इट शैल बी डीम्ड द सेम हैज बीन रिजेक्टेड अंडर सीजीएसटी, एसजीएसटी एक्ट। एक जगह पर रिजेक्ट मतलब कि पूरे एक्ट में रिजेक्ट। ठीक है मैम। चलो, ये तो सेक्शन नंबर 26 था, बड़ा ही छोटा सा सेक्शन था, इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल भी नहीं था। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सेक्शन नंबर 27। ये किसके लिए? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेजिडेंट के लिए। आप सब जानते हो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। एक बार बता दूं क्या मैम? बता दो। जो बंजारे होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था, कोई एक पर्सन है जिनका कोई स्थायी ठिकाना नहीं है,
जिनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, जो दुनिया में इंडिया में भटक भटक के बिजनेस करते हैं। जैसे कि अगर इंडिया में ट्रेड फेयर लगता है तो वो इंडिया के ट्रेड फेयर में आते हैं, यहाँ पर दिल्ली में प्रगति मैदान पे आते हैं, अपनी दुकान लगाते हैं। फिर अगर कहीं पे कोई कार एग्जीबिशन लग रहा है तो अपनी दुकान उठा के वहाँ पहुँच जाते हैं, कहीं पे बुक एग्जीबिशन लग रहा है तो अपनी दुकान उठा के वहाँ पहुँच जाते हैं। तो बेसिकली ये घूम घूम के भटक भटक के बंजारों की तरह अपना बिजनेस करते हैं। इनका कोई एक फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं होता। बस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन वो होते हैं जो इंडिया में होते हैं और इंडिया में भटकते हैं, और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जो होते हैं जो आउटसाइड इंडिया के होते हैं और इंडिया में आके फिर भटकना शुरू करते हैं। चलिए बात समझ आई कि नहीं आई? जी मैम आ गई, पक्की आ गई। चलिए, तो एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन पर गवर्नमेंट को भरोसा नहीं होता, एनआरटीपी पर गवर्नमेंट को भरोसा नहीं होता। गवर्नमेंट कहती है अरे तेरा कौन सा हमारे स्टेट में फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस है, तू आज यहाँ कल वहाँ और परसों कहाँ, हम क्या जाने कहाँ कहाँ भागेगा तू, हम कहाँ कहाँ तेरे पीछे पड़ेंगे, हम कहाँ कहाँ तेरे को ढूंढते रहेंगे, हम कैसे पता करेंगे अगर तू हमारे टैक्स का पैसा लेके भाग गया तो कभी वापस भी देने आएगा। इसलिए सुन, जिस दिन तू हमारे स्टेट में आएगा ना अपनी दुकान लगाने, पहले से ही 5 दिन पहले से ही, दुकान लगाने के 5 दिन पहले से ही रजिस्ट्रेशन लेके आना। रजिस्ट्रेशन नहीं लेके आएगा तो हम तेरे को दुकान नहीं लगाने देंगे। ठीक है जी, इनका फॉर्म होता है, ये फॉर्म नंबर आपको दे रखा है, ये यहाँ पर 5 दिन पहले से ही अपना रजिस्ट्रेशन ले लेते हैं। द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज इशूड टू कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और अ नॉन रेजिडेंट पर्सन शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और 90 days और फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन whichever is earlier। ये नहीं समझ आया मैम, सच्ची बता रहे हैं, ये तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या कहानी बोल रहे हैं आप। सुनो, ये तो आपको पता है कि ये इंडिया में हरियाणा में एक पर्सन रहते थे, ये दिल्ली में आए अपनी दुकान लगाने के लिए। अब जब ये दिल्ली में अपनी दुकान लगाने के लिए आ रहे हैं तो इनको 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा? जी लेना पड़ेगा। तो जब ये यहाँ पर अपनी दुकान लगाने आ रहे हैं तो इन्होंने 5 दिन पहले ही रजिस्ट्रेशन ले लिया, लेकिन मैम हाउ मैनी डेज तक रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा? कितने दिन तक ये रजिस्ट्रेशन वैलिड रहेगा? इनको कितने दिन तक ये रजिस्ट्रेशन मिला है? देखो, तो जितनी भी डेट इन्होंने अपनी आरसी के अंदर लिखवाई होगी, जब ये फॉर्म भर रहे होंगे ना तो इन्होंने बताया होगा कि हमको इतने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए। तो लॉ मेकर ने कहा आरसी के अंदर एक तो टाइम लिमिट लिखी होगी और मैक्सिमम 90 डेज हम लिमिट लगा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन 90 डेज से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकता। अगर इसने आरसी में लिखा हुआ है 85 डेज तो इसका रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा? 85 डेज। लेकिन अगर इसने आरसी में लिखा हुआ है 185 डेज तो इसका रजिस्ट्रेशन कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा? 90 डेज। तो मैक्सिमम लिमिट कितनी है? 90 डेज। उससे कम इसने आरसी में लिखा है तो वेल एंड गुड है, उससे ज़्यादा लिखा है तो हम 90 डेज का ही रजिस्ट्रेशन इसको देंगे। मैम क्या 90 डेज का रजिस्ट्रेशन का जो टाइम लिमिट है ये एक्सटेंड नहीं होगा क्या? सपोज करो मैम कि जो ट्रेड फेयर है, चलो ये तो 30-40 दिन के लिए लगता है, लेकिन कुछ ऐसे भी मेले होते हैं जो कि ना पहले तो चलो मान के चलो 80 दिन के लिए लगे, इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लिया, बाद में वो मेला एक्सटेंड हो गया, वो फेयर एक्सटेंड हो गया 50 डेज से, और तो अपनी दुकान छोड़ के भागेगा थोड़ी ना इस वजह से कि इसके पास तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। तो लॉ मेकर ने बोला कि हम आपको एक्सटेंशन दे देंगे, फर्दर एक्सटेंशन आपको कितनी मिलेगी? 90 डेज की मिलेगी एट द रिक्वेस्ट ऑफ टैक्सेबल पर्सन। अगर ये टैक्सेबल पर्सन रिक्वेस्ट करेंगे और बोलेंगे हाथ जोड़ के कि हमारा टाइम लिमिट बढ़ा दो क्योंकि हमारा जो मेला था उसका टाइम लिमिट बढ़ चुका है, तो इस केस में लॉ मेकर इनको फर्दर एक्सटेंशन दे देंगे। फर्दर एक्सटेंशन इनको कितने का मिलेगा? मैक्सिमम 90 डेज। A casual taxable person or a non-resident taxable person by seeking registration shall make an advance deposit of tax in an amount equivalent to the estimated tax liability where an extension of time is sought. Such taxable person shall deposit an additional amount of tax equal to the estimated tax liability for the period for which the extension is sought. बताओ ये बात मैंने पहले पढ़ाई है कि नहीं? ये पूरी बात मैंने पहले आपको पढ़ा रखी है, बट वही है ना कि मैम हमको याद नहीं आती क्योंकि हम ही एक नंबर के जिद्दी बच्चे हो गए हैं, ठान लिया है कि हमको पढ़ना ही नहीं है, हम रिवाइज ही नहीं करके आते। मैम बताइए हम क्या करें?
शर्म तो आ नहीं रही होगी, आराम से बोल रहे हो, बताइए हम क्या करें। पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो जी, पढ़ लिया करो। देखो मैंने ये बात बताई थी कि जब भी एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन लेता है तो एक तो उसको एडवांस में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, दूसरा उसका एडवांस रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक टाइम लिमिट होता है कि मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन 90 डेज़ के लिए मिलेगा, लेकिन एक्सटेंशन मिल जाती है 90 डेज़ की। फिर एक बात और मैंने बताई थी, गवर्नमेंट बोलती है देख हरियाणा वाले तो दिल्ली में आ तो रहा है, देख हरियाणा वाले तो दिल्ली में आ तो रहा है, पर हमें क्या पता लगेगा, तो टैक्स हमारे कस्टमर से कलेक्ट करेगा और अपने घर को भाग जाएगा। हम कहाँ दिल्ली में से तेरे को हरियाणा में जाके ढूंढेंगे, हम नहीं ढूंढ पाएंगे। तो एक काम कर, तू जब हरियाणा से दिल्ली में आ रहा था तो जितने भी गुड्स लेके आ रहा था उन गुड्स के ऊपर एडवांस में टैक्स कैलकुलेटेड कर ले एस्टिमेटेड बेसिस पर, और जो भी टैक्स निकल के आएगा एडवांस में गवर्नमेंट को टैक्स भी डिपॉजिट कर दे एस्टिमेटेड बेसिस पर। मैम अगर गलती से ये टैक्स इसने ज़्यादा कैलकुलेट कर लिया तो, पर आगे जाके उसकी इतनी सेल हुई नहीं तो उसको टैक्स रिफंड मिल जाएगा। और मैम गलती से इसने टैक्स कम कलेक्ट कर लिया तो, कम कलेक्ट कर लिया होगा तो फिर ये वापस से और भरेगा। तो बेसिकली मोटा मोटा इसको क्या करना होता है, एस्टिमेटेड बेसिस पर गवर्नमेंट को एडवांस में टैक्स डिपॉजिट करना होता है। तो वो था हमारा सेक्शन नंबर 27। आई होप सबको बहुत बढ़िया समझ आया होगा। सेक्शन नंबर 28 ये किसका है कि अब आपको रजिस्ट्रेशन तो मिल चुका है, पर आप रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अमेंडमेंट चाहते हो। मतलब कि सपोज आपका कोई फ़ोन नंबर था, आपका कोई मोबाइल नंबर था, वो चेंज हो गया, या फिर पहले तो आप सिर्फ और सिर्फ एसी बेचा करते थे अपने बिजनेस से, तो आपने एसी की डिटेल दिखाई होगी, लेकिन अब आप एसी के साथ साथ फ्रिजेस, टीवी सब कुछ बेच रहे हो, तो अब आपको अपना फॉर्म अमेंड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। तो लॉ मेकर ने बोला अब जब आपको अमेंडमेंट करना है तो ऐसे में आपको REC 14 नंबर का एक फॉर्म होता है वो भरना होगा, और जिस दिन चेंज हुआ उस चेंज से 15 दिन के अंदर भरना होगा, और उस चेंज का डॉक्यूमेंट जो भी प्रूफ होगा वो आपको अटैच करना होगा। अगर ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर रिजेक्ट करते हैं इस चेंज को तो वो आपको क्या देंगे, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेयर देंगे, मतलब कि आपको रिप्रेजेंटेशन का राइट दिया जाएगा, आप अपनी बातें उनके सामने रख दोगे, उसके बाद ही वो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट करेंगे। आपसे बिना कुछ पूछे आपकी एप्लीकेशन में जो भी अमेंडमेंट्स होनी है वो उसको चेंज नहीं कर सकते। कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट आ गया हमारे पास सेक्शन नंबर 29। ये बात कर रहा है रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने की। किसकी बात की जा रही है, रजिस्ट्रेशन में कैंसिलेशन की। चलिए सेक्शन नंबर 29 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर रहे हो, कैंसिल आप खुद भी कर सकते हो, डिपार्टमेंट भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। अ रजिस्टर्ड पर्सन शैल सबमिट एन एप्लीकेशन इन REC 16 a registered person shall submit an application in this form including therein the details of stock and liability and the payment of tax within 30 days of occurrence of the event warranting cancellation। जिस दिन वो कैंसिलेशन करना चाहते हैं उससे 30 डेज के अंदर अंदर वो क्या करेंगे, जिससे 30 डेज के अंदर अंदर वो सारी की सारी स्टॉक लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी जो भी होगा ये क्या करेंगे, REC 16 में दिखाएंगे गवर्नमेंट को। जब कैंसिलेशन की घटना आकर हुई उससे 30 दिन के अंदर अंदर इनको REC 16 भरना होगा विद फॉलोइंग डिटेल्स। ये जो डिटेल है, स्टॉक की डिटेल, टैक्स लाइबिलिटी कितनी बन गई, ये सब इनको दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। और रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड कब कैंसिल होगा, सपोज जो बिजनेस वो कर रहे थे वो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो गया, हो सकता है जो बिजनेस कर रहे थे उनकी डेथ हो गई, या फिर वो बिजनेस उन्होंने अब बंद कर दिया, या फिर वो बिजनेस अमलगमेट हो गया, या फिर वो बिजनेस डीमर्ज हो गया। बेसिकली एक एंटिटी थी, ये एंटिटी अब नहीं रही, तो फिर अब GST के रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब बनता है। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज हो जाए, जैसे कि मान लो मिस्टर एक्स इस काम को कर रहे थे, मिस्टर एक्स की डेथ हो गई, अब इस काम को कौन कर रहा है, मिस्टर वाई, तो मिस्टर एक्स के नेम से तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मिस्टर वाई के नेम पर रजिस्ट्रेशन होगा। द टैक्सेबल पर्सन इज नो लॉन्गर लाइबल टू बी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 22। ये जो टैक्सेबल पर्सन है अभी रजिस्टर्ड पर्सन की कैटेगरी में रहे ही नहीं, तो इनको अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना होगा। मैम ये रजिस्ट्रेशन पर्सन की कैटेगरी में नहीं रहे मतलब कि अब देखो ना, अगर ये बाद में आगे
आगे जाके ऐसी सप्लाई कर रहे हैं कि टोटल एग्जाम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं या फिर टोटल नॉन टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं, तो फिर ये जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करेंगे। नेक्स्ट, रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड कैन बी कैंसिल बाय कंसर्न ऑफिसर। कुछ सिचुएशन ऐसी होंगी जहां पर ऑफिसर अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करेगा। मैम ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर खुद से कैंसिल करेंगे? तो देखो इन्होंने लिखा है फर्स्ट पॉइंट, अ रजिस्टर्ड पर्सन डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम डिक्लेयर प्लेस ऑफ बिजनेस। एक रजिस्टर्ड पर्सन, जब उन्होंने कहा था कि हम बिजनेस करेंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी बिजनेस नहीं किया और ये बिजनेस उन्होंने कितने टाइम तक नहीं किया, कोई कंडीशन वगैरह है क्या मैम इस पर? तो प्लीज बताइए। जी हाँ, इसके आगे लिखिए आप अ रजिस्टर्ड पर्सन, एक सेकेंड, इस लाइन के आगे लिखिए आप, रुक जाइए, इस लाइन के आगे आप लिखिए मेरी बात जो मैं बोल रही हूँ। A registered person does not conduct any business from declared place of business within 6 months from the date of registration। मतलब कि जिस दिन उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया उससे 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने कोई भी बिजनेस कंडक्ट नहीं किया, तो फिर ऑफिसर उनका जो रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए आप, मैं इसको लिखवाऊंगी, यहाँ पर थोड़ी सी जगह नहीं है, मुझे पॉइंट्स लिखवाने पड़ेंगे। यहाँ पर 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि इस लीगल प्रोविजन में नहीं है। आ जाइए नीचे लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए, स्टार लगा दो, सेक्शन नंबर 20, कौन सेक्शन नंबर 20 हम किसके एडिशन में लिख रहे हैं? ये है हमारा सेक्शन नंबर 29। हम सेक्शन नंबर 29 के एडिशन में कुछ बातें लिख रहे हैं। एक बात तो आपने वहीं पे लिख ली कि 6 महीने के अंदर अंदर बिजनेस अगर आपका कमेंस नहीं हुआ तो फिर उस केस में क्या होगा? आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट बात लिखो, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम, और जब भी कंपोजिशन स्कीम बोलती हूँ आप सबको पता है कंसेशनल स्कीम भी आ जाती है, हैज नॉट फर्निश्ड रिटर्न फॉर 3 consecutive टैक्स पीरियड। कोई ऐसे पर्सन है जिन्होंने अंडर कंपोजिशन स्कीम रजिस्ट्रेशन लिया, लेकिन उन्होंने 3 टैक्स पीरियड तक, 3 क्वार्टर तक, यानी कि आप सबको पता है कंपोजिशन स्कीम की रिटर्न क्वार्टरली जाती है, 3 क्वार्टर तक अगर इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर इनका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैंसिल कर देगा। बात समझ आई कि नहीं जी मैम? आई। सी पॉइंट, अ पर्सन पेइंग tax under normal scheme has not furnished return for 6 consecutive periods। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखना। 6 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड। एक नॉर्मल पर्सन जो होते हैं जीएसटी में एज अ नॉर्मल पर्सन रजिस्टर्ड है, उनकी रिटर्न एवरी मंथ जाती है। अगर वो 6 लगातार अपनी रिटर्न नहीं भरते, 6 मंथ की रिटर्न नहीं भरते, लगातार एवरी मंथ 6 बार रिटर्न नहीं भरते, तो उनका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। आइए अब 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पर आपसे लिखवा दिए हैं। अब वापस आ जाइए सेक्शन नंबर 29 में। ये रहा, एक पॉइंट ये हो गया कि अगर आपने अपना बिजनेस कमेंस ही नहीं किया रजिस्ट्रेशन लेने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर, तब भी आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। एक पॉइंट हो गया जो अभी हमने नीचे पढ़ा, अगर आप एज अ कंपोजिट डीलर रजिस्टर्ड हो तो आपने 3 क्वार्टर की रिटर्न नहीं भरी, अगर आप नॉर्मल डीलर रजिस्टर्ड हो तो 6 टैक्स पीरियड की रिटर्न नहीं भरी, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों बी और सी केसेज है, इसके ऊपर लिख लो फ्रॉड। अगर आपने एज अ फ्रॉडुलेंट पर्सन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा दिया, या फिर जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप फ्रॉड कर रहे हो, इनवॉइस गलत सलत अमाउंट का इश्यू कर रहे हो, या फिर जीएसटी का रेट गलत सलत लगा रहे हो, तो उस केस में भी डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल
कर देगा। अ वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फाइल एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन। देखो, एक वॉलंटरी जिसने रजिस्ट्रेशन लिया है, जिस ईयर में रजिस्ट्रेशन लिया है, उससे 1 साल तक वो अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करा सकते। द कंसर्न ऑफिसर शैल कैंसिल द रजिस्ट्रेशन एंड सच पर्सन शैल बी रिक्वायर्ड टू रिवर्स टैक्स क्रेडिट इन कनेक्शन विद ITC and lying in stock and shall submit final return in GSTR 10 within 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन। जब मैंने आपको रिटर्न का चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ ये बात अच्छे से बताई थी कि जब भी आप अपना GST का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हो तो आपको 3 महीने के अंदर अंदर GSTR 10 फिल करनी पड़ती है। उसमें आप बताते हो कि आपका कितना स्टॉक है, कितना क्या आपका बनता है, कितना आउटपुट टैक्स बनता है, कितना आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट है। ये सारी डिटेल आप गवर्नमेंट को फाइनल रिटर्न में बताते हो और फाइनल रिटर्न आप 3 महीने के अंदर अंदर भर सकते हो। ये चीज़ वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाई थी कि ऑर्डर आता है, ऑर्डर की डेट आती है, उस ऑर्डर की डेट से हम ये वाली डेट कंपेयर भी करते हैं। फिर जो भी घटना पहले घटित हो जाती है उस घटना तक हम क्या कर देते हैं, अपना GSTR 10 भर देते हैं। तो ये चीज़ मैंने रिटर्न के चैप्टर में ऑलरेडी बहुत डिटेल में आपको कराई थी। यहाँ से बस इतना ही बताऊंगी कि GSTR 10 भरा जाता है, विद इन 3 months भरा जाता है। ठीक है जी। अब बात आती है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। सस्पेंशन का मतलब कैंसिलेशन तो बिल्कुल नहीं होता। सस्पेंशन का मतलब होता है कुछ टाइम के लिए आप पर रोक लगा दी जाएगी, कुछ टाइम के लिए आप GST में एज अ रजिस्टर्ड पर्सन नहीं कहलाओगे। जैसे कि सपोज करो आपको रिटर्न भरनी थी इस पीरियड की आपने भरी ही नहीं, तो GST के अंदर आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसको सस्पेंड किया जाएगा, बोला जाएगा चलो इस पीरियड की रिटर्न भरो। और जब आप रिटर्न भर दोगे तो वापस क्या हो जाएगा, आपका रजिस्ट्रेशन एक्टिव हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, बात तो समझ अब आ रही है। Where a registered person has applied for cancellation of registration, अगर कोई पर्सन जो कि अप्लाई करते हैं कैंसिलेशन के लिए, द रजिस्ट्रेशन शैल बी डीम टू बी सस्पेंडेड फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन और द डेट फ्रॉम विच कैंसिलेशन इज sought, whichever is later, pending the completion of proceeding for cancellation of registration। मैम इस बात का क्या मतलब है, ये समझाओ। सुनिए तो मेरी बात अब ध्यान से। मैंने आपको क्या बताया, सस्पेंशन का मतलब है पूरी तरह से खात्मा नहीं हो रहा, आपको कुछ टाइम के लिए GST के रजिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया गया। जब आपको GST के रजिस्ट्रेशन से बाहर कर दिया जाएगा तो अब आप टैक्सेबल सप्लाई तो कर नहीं पाओगे, आप ITC तो क्लेम कर नहीं पाओगे, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा होता कब होगा? ऐसा होता होगा जब ऑफिसर को लगे कि आप बहुत फ्रॉड कर रहे हो, आपके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग चल रही है और ऑफिसर को आप पे डाउट है कि अरे आप तो सच में गलत हो। लेकिन कैंसिलेशन के प्रोसीजर में तो टाइम लगेगा, जब प्रोसीडिंग खत्म होगी तब ये चीज़ प्रूफ होगी, तब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा। तो उस बीच ऑफिसर क्या करेगा, आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर देगा कि लो जी लो, इतने टाइम के लिए आप सस्पेंडेड रहोगे। यानी कि जब प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फाइनली डिसाइड होगा, अगर आप अच्छे पर्सन हो, आपने कोई भी गलती नहीं की थी, तो जो आपका सस्पेंशन था उसको हटा दिया जाएगा और आप फिर से रजिस्टर्ड पर्सन बन जाओगे। या फिर हो सकता है कि आपने गलती की थी तो आपके सस्पेंशन को कैंसिलेशन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो यही सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। पहले आइए ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं। Where a registered person has applied for cancellation of registration, the registration shall be deemed to be suspended। उन्होंने क्या कहा, सुनो, कि जो रजिस्टर्ड पर्सन है जिन्होंने अप्लाई किया था कैंसिलेशन के लिए, तो उस केस में उन्होंने अप्लाई तो आज ही कर दिया, लेकिन गवर्नमेंट पेपर चेक करेगी, सब कुछ करेगी, एक इफेक्टिव डेट को कैंसिल किया जाएगा। तो जिस दिन कैंसिल किया जाएगा उस डेट को इफेक्टिव डेट बोलते हैं। लेकिन पहले से ही सस्पेंड कर दिया जाएगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट लीगल काम करेगी तो उसमें टाइम लगेगा। लेकिन उसने आज अप्लाई किया और आज ही के दिन से वो कैंसिल कराना चाहते हैं, तो आज ही के दिन से उनके ऊपर सस्पेंशन लगा दिया जाएगा। Where the proper officer has reason to believe that the registration of a person liable to be cancelled, he may, after affording the said person a reasonable opportunity of being heard, suspend the registration of such person with effect date of determination by impending and completion of proceeding of cancellation। ये क्या बोल रहे हैं कि कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसा लगता है, उसको इस बात पर विश्वास है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये कैंसिल होना चाहिए।
लेकिन 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 कैंसिल नहीं कर पा रहे क्योंकि उनके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है। तो उस टाइम में क्या कर दिया जाएगा, उनके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। A registered person whose registration has been suspended shall not make any taxable supply। ये चीज़ तो आपको पता था, वो कोई सप्लाई नहीं करेंगे, वो कोई रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। The suspension of registration shall be deemed to be revoked upon completion of proceeding by proper officer and such revocation shall be effective from the date on which the suspension had come into force। अब देखो इनके अगेंस्ट क्या चल रही थी, लीगल प्रोसीडिंग चल रही थी। तो ये जो लीगल प्रोसीडिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद डिसाइड हुआ कि नहीं नहीं जी ये तो बहुत अच्छे पर्सन थे, हमने तो फालतू में इनके रजिस्ट्रेशन को इस डेट पर सस्पेंड किया था। तो इसी वाली डेट पर जिस दिन बैक डेट में जाके सस्पेंड किया था उसी डेट से इनका सस्पेंशन कैंसिल किया जाएगा और डीम्ड रजिस्टर्ड ये बैक डेट से ही मान लिए जाएंगे। चलो अब बात आती है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन। रिवोकेशन मतलब क्या होता है, रीस्टोरेशन, कि आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो कैंसिल किया गया, ऑफिसर ने किया, किसी भी रीज़न से किया, आप सही नहीं थे, आप रिटर्न नहीं भरते थे, आप टैक्स नहीं भरते थे, आप फ्रॉड करते थे, जिस वजह से कैंसिल किया। लेकिन अब आपने अपनी गलतियां सही कर ली, गलतियां को सुधारा तो जाता है ना, हर किसी को मौका मिलता है, आपको भी मिला, आपने अपनी गलतियां सुधार ली। जब गलतियां सुधार ली तो क्या आपकी कैंसिलेशन को रीस्टोर ना किया जाए, क्या आपको वापस से रजिस्टर ना किया जाए, क्या आपके नाम पर ये जो डी रजिस्ट्रेशन का डी रजिस्ट्रेशन का जो स्टैम्प चिपक गया है उसको ना छुटाया जाए। जी बिल्कुल। तो एनी पर्सन टैक्सेबल पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन इज कैंसिल्ड सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब्ड कंडीशन एंड सर्कमस्टांसेस। जो भी कंडीशंस ऊपर थी, सर्कमस्टांसेस ऊपर पड़ी थी, उनमें आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया अंडर सेक्शन 29। ठीक है जी। में अप्लाई टू पीओ, वो प्रॉपर ऑफिसर को अप्लाई कर सकते हैं रिवोकेशन के लिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर। जिस दिन कैंसिलेशन का ऑर्डर आया उसके 1 महीने के अंदर अंदर आप अपनी सारी गलतियां सुधार लो और ऑफिसर को अप्लाई कर दो रजिस्ट्रेशन के रिवोकेशन के लिए। ठीक है जी। जी मैम। द पीओ में इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड बाय एन ऑर्डर आइदर रिवोक कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन फॉर गुड एंड सफिशिएंट रीजन। अब देखो आपने क्या किया, आपने प्रॉपर ऑफिसर को एक एप्लीकेशन दी, उस एप्लीकेशन में आपने लिखा कि सर जी सुनिए ना जी, कि जो भी आपने हमारा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया था ना, प्लीज उसको रिवोक कर दीजिए ना। अब आपने एप्लीकेशन दे दी, हो सकता है ऑफिसर को आपकी एप्लीकेशन पसंद आए, हो सकता है ना पसंद आए, पसंद आएगी तो एक्सेप्ट कर ली जाएगी और आपका रिस्टोरेशन कर दिया जाएगा। लेकिन पसंद नहीं आई तो रिजेक्ट की जाएगी और आपको रीजंस भी बताए जाएंगे कि ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। द प्रॉपर ऑफिसर शैल नॉट रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विदाउट गिविंग अ शो कॉज नोटिस एंड विदाउट गिविंग द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी। बेसिकली ये बोल रहे हैं कि जब भी पीओ आपकी एप्लीकेशन कैंसिल करेंगे तो आपको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देंगे। आप खुद को रिप्रेजेंट करो, अपनी सफाई दो, आप अपने आप को वहां पर क्या करोगे, अपने बारे में सफाई दो, बताओ कि आप गलत क्यों नहीं हो, फिर ही वो कैंसिल करेंगे, अपनी मर्जी से कैंसिल नहीं कर देंगे। पेंडिंग रिटर्न टू बी फाइल्ड बिफोर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आपने क्या किया, रिवोकेशन आपको तभी मिलेगा जितनी भी आपकी गलतियां थी, जितनी भी रिटर्न आपने पहले नहीं भरी थी, उन सबको आप क्या करो, भर दो। और रिटर्न ड्यू फॉर द पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन टिल द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन शैल बी फर्निश्ड बाय सैड पर्सन विद इन पीरियड ऑफ 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। आप सारी रिटर्न्स क्या करोगे, फाइल करोगे। लेकिन मैम हम रिटर्न तो फाइल करेंगे, बट यहाँ पर 2 तरह की रिटर्न फाइलिंग की बातें की गई है। देखो एक तो रिटर्न थी ये वाली, इस वाले पीरियड की, जिस दिन आपका कैंसिल किया। आपका कैंसिल क्यों किया गया था, क्योंकि आपने ये अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की थी, जिस वजह से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया गया। तो लॉ मेकर बोल रहे हैं कि रिवोकेशन की अप्लाई करने से पहले ये सारी रिटर्न आप भर दो। अब जब आपने रिवोकेशन के लिए अप्लाई किया तो इस पीरियड की भी तो कुछ रिटर्न्स होंगी जो आपने नहीं भरी होंगी, कैंसिलेशन से लेकर रिस्टोरेशन की। जी हाँ, तो ये वाली रिटर्न भी आप 30 डेज के अंदर भर दो। और वो 30 डेज कहाँ से मिलेंगे, जिस दिन आपका रिवोकेशन किया गया, जिस दिन आपके रजिस्ट्रेशन को वापस से आपको दे दिया गया, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर इस पीरियड की रिटर्न भी भर दो।
ठीक है जी। However, where the registration has been cancelled with retrospectively effect, जब रजिस्ट्रेशन आपका retrospectively कैंसिल किया गया है, the registered person shall furnish all return relating to period from effective date of cancellation of registration till the date of order of revocation of cancellation of registration with the period of 30 days from the order of revocation। ये भी बोल रहे हैं कि जो अगर आपका रजिस्ट्रेशन रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल किया गया है, सपोज ये आपका टाइम था, यहाँ पर आपने रिटर्न नहीं भरी गई थी, ऑफिसर यहाँ पर कैंसिल कर रहे हैं लेकिन वो बोल रहे हैं कि हम रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल करेंगे, मतलब यहाँ से कैंसिल करेंगे, तो ये सारी रिटर्न आपको 30 डेज में भरनी पड़ेंगी इस पूरे पीरियड की। ठीक है जी मैम। अब देखो क्या लिखा हुआ है। From the combined reading of aforesaid provision, it can be inferred that where the registration has been cancelled with effect from the date of order of cancellation of registration, जिस दिन cancellation का order आया उस दिन से लेके सभी रिटर्न, all the return till the due date of such cancellation are required to be furnished before the application of revocation can be filed। ये बोल रहे हैं कि सारी की सारी रिटर्न आप भरो, कब तक भरो, जिस दिन आप रिवोकेशन की एप्लीकेशन दे रहे हो, और वो सारी रिटर्न्स जो कि आपकी स्टार्ट हो जाएंगी कैंसिलेशन के पीरियड से लेके रिवोकेशन के पीरियड तक, कि वो सारी रिटर्न आप भरो आगे के 30 दिनों में। मैम सच्ची बता रहे हैं, ये बात समझ ही नहीं आ रही, पता नहीं क्यों, आपने पहले भी पढ़ा दी, अब दोबारा भी पढ़ा रहे हो, तब भी नहीं समझ आ रही है। अच्छा सुनो, देखो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर सपोज करो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ। कैंसिल क्यों हुआ? क्योंकि इस पीरियड की आपने रिटर्न नहीं भरी थी, तो इस पीरियड में कैंसिल हो गया। अब आप सोच रहे हो यार रिवोकेशन करा ही लेता हूँ, तो इस पीरियड की जो भी रिटर्न थी पहले, तो ये रिटर्न आप भरो इस पीरियड की एप्लीकेशन देने से पहले। आप रिवोकेशन कराओगे तो आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि नहीं, बताइए। जी मैम देनी पड़ेगी। तो जिस दिन ये एप्लीकेशन दे रहे हो उस दिन से पहले इस वाले पीरियड की तो रिटर्न आपको भरनी ही पड़ेगी। लेकिन वो बोल रहे हैं कि इस पीरियड की भी तो कुछ ना कुछ रिटर्न पेंडिंग हो गई होंगी ना अब, तो हाँ इस पीरियड की रिटर्न जिस दिन आपका रिवोकेशन आया, रिवोकेशन का ऑर्डर आया, उससे 30 दिन के अंदर अंदर भर लो। चलो, however where the registration has been cancelled with retrospective effect, अब जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर कैंसिल नहीं हुआ, यहीं पर कैंसिल हो गया, रिट्रोस्पेक्टिवली कैंसिल हो गया। द एप्लीकेशन फॉर रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैन बी फाइल्ड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट ऑल द रिटर्न रिलेटिंग टू द पीरियड फ्रॉम द इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन till the date of order of revocation of cancellation of registration shall be filed within the period of 30 days from the date of order of such revocation of cancellation of registration। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ से कैंसिल हुआ, कहाँ से कैंसिल हुआ? यहाँ से कैंसिल हुआ। तो इस पूरे पीरियड की जो भी आप रिटर्न भरोगे ये आने वाले 30 दिन में भर देना। जिस दिन आपको ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन मिला उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर आप इस पूरे पीरियड की रिटर्न भर सकते हो। जहां से आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ वहां से लेके जिस दिन आपको रिवोकेशन का ऑर्डर आया उस पूरे पीरियड की रिटर्न आप रिवोकेशन के ऑर्डर से 30 दिन के अंदर अंदर भर सकते हो। चलिए, ये चैप्टर अब मैंने आज आपका करा दिया है। अब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इंटरमीडिएट वाले बच्चों, अब आपका जीएसटी खत्म हो गया है। आप अच्छे से जीएसटी का एक एक टॉपिक रिवाइज कीजिए। हम सभी टॉपिक पे टेस्ट कर चुके हैं, बस एक रजिस्ट्रेशन का टेस्ट हमारा रहता है, वो टेस्ट अब आपको मिल जाएगा। अभी आप चैप्टर खत्म कीजिए, मैं आपको ग्रुप में मैसेज करूंगी कि ये टेस्ट आपको कब मिलेगा। चलिए, तो सुनिए मेरी बात। अब आप क्या कीजिएगा, मैं आपको डिटेल डिस्कशन ग्रुप में ही इस चीज़ का व्हाट्सएप पे डाल दूंगी कि रिवीजन कैसे करना है। जीएसटी में मैंने आपको 5 बेसिक क्लास कराई थी। क्या कराया था? बेसिक क्लास। ठीक है जी, 5 बेसिक क्लास आपको कराई थी। वो 5 बेसिक क्लास जो मैंने आपको कराई थी उसके बाद जो जीएसटी पढ़ाया वो 5 क्लासेस बार बार हर दिन हर क्लास में रिपीट हुई। हर टाइम वही चीज़ हमने याद करी और अपने जीएसटी को आगे बढ़ाते चले गए। तो जीएसटी के क्लास में आपने काफ़ी सारे चैप्टर्स पढ़े थे, उन सभी चैप्टर को एक एक करके उठाइए और रिवाइज कीजिए। हालांकि आप सीक्वेंस में कर सकते हो, सीक्वेंस में करो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चैप्टर इंपॉर्टेंट पहले है मैंने आपको बताया है कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट के बेसिस पर करना चाहते हो इंपॉर्टेंट के बेसिस पर कर लीजिए। आप सीक्वेंस में करना चाहते हो सीक्वेंस में कीजिए, आगे पीछे से रिवाइज करना चाहते हो आगे पीछे से कीजिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिलीव कीजिए, आपका जो जीएसटी है वो ऐसा वैसा स्ट्रांग नहीं हुआ। आप हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल में जानते हो। आप कोई सा भी चैप्टर उठाइए, रिवाइज कीजिए, उस पर्टिकुलर चैप्टर के हर जगह से क्वेश्चंस कीजिए, मॉक टेस्ट कीजिए, आरटीपी कीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं करोगे चलेगा, क्योंकि वो मैं आपसे सारे सॉल्व
करवा चुकी हूँ टेस्ट में। ठीक है जी, तो आप मॉक टेस्ट पेपर सारे कीजिएगा, आरटीपी कीजिएगा। अगर आपको स्कैनर वगैरह और करने का मन करे तो आपको स्कैनर वगैरह मार्केट में मिल जाएगा, आप उनको भी सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरह से पर्टिकुलर चैप्टर को उठाना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करके चैप्टर क्लोज नहीं करना। जहां जहां से बता रही हूँ वो सभी क्वेश्चंस करने लिख लो। आरटीपी करनी है, पिछले 5 साल की आरटीपी जरूर 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 करनी है। हालांकि जीएसटी में 5 अटेम्प्ट की आरटीपी अवेलेबल नहीं मिलेगी, आपको 3 अटेम्प्ट की मिलेगी। और क्या करना है, आपको मॉक टेस्ट पेपर करने हैं, मॉक टेस्ट पेपर करने हैं। और अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वापस से देखना चाहते हो तो वापस से देख लो। और कहीं से कोई क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं, स्कैनर वगैरह आप खुद से बाय करते हो तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। जीएसटी में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, अराउंड 10-11 चैप्टर्स हैं। आप हर एक चैप्टर को खत्म कीजिए, डेली बेसिस पर डाउट्स पूछिए। जो भी डाउट होगा आपका तुरंत, आप सब जानते हो कि रिप्लाई आपको मिल ही जाता है विदिन 1 and 2 आवर्स, और मे बी कभी कभी डिले हो जाता है तो आपको रिप्लाई 4-5 घंटे के डिफरेंस में मिल जाता है। चलिए, कोई डिस्कस कुछ और किसी बच्चे को करना हो तो मेरे से कर लेना, वॉइस मैसेज में कर लेना, व्हाट्सएप पे कर लेना। हालांकि पूरा पढ़ने का जो भी तरीका है, कैसे रिवीजन करना है, ये चीज़ डिटेल में मैं आपको बता दूंगी। आईपीसीसी वालों बच्चों, जब आपकी इनकम टैक्स की क्लास चल रही होंगी वहाँ पे इस चीज़ को एक बार और बता दूंगी। चलिए, हालांकि आप समझ गए कि जीएसटी में आप फ्री हो, कोई सा भी चैप्टर उठा के रिवाइज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको हर एक चैप्टर आता है, ये मैं बोल रही हूँ। मैम आपको कैसे पता? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया है ना, जिस तरह से पढ़ाया है ना, अब आप कोई सा भी चैप्टर कर लो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस उठाओ, रिवीजन करो, बंद करो, उठाओ, रिवीजन करो, बंद करो। मैंने कोई सीक्वेंस आपको मेंटेन नहीं करवाई है, आप सब जानते हो। उठाओ, रिवीजन करो, बंद करो, हर जगह से उसके क्वेश्चन सॉल्व करो। चलिए जी, अब हम ये क्लास यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।